अभी दोस्तों जितनी बातें मैंने कही ना तो अभी मैंने समस्याएं पूरी गिनाई और ना जो किया जा रहा है वो पूरी तरह बताया। और समाधान देखने के पहले हम पूरी समस्या को थोड़ा सा और समझें कि जो माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या ये जो कुछ भी चीज़ें जैसे रोकी गई हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें तो आंदोलनों के द्वारा जो हैं वहाँ से फॉरेन फंडेड जो एनजीओज हैं या जो लोग हैं व्यक्तिगत रूप से वो अपना काम तो कर रहे हैं, बहुत सरकार की मदद कर रहे हैं कि रोको इस तो चीज़ों को। इसके अलावा सरकार अपने तरफ से क्या क्या काम कर रही है वो ध्यान से देखिए। अभी स्वराज के नाम से कि ग्राम को काफ़ी पावर देंगे, ग्राम पंचायत को, और ग्राम सभा डिसाइड करेंगी। और ये केजरीवाल भी कहता है ये इसका स्वराज भी वही है। अन्ना हजारे किस संदर्भों में स्वराज की बात करते हैं, अन्ना हजारे किस तरीके से उनका जो गांव की ग्राम सभाएं उनका सशक्तिकरण की बात करते हैं। अन्ना हजारे कभी ये नहीं चाहता है कि अगर पास में कहीं कोई खदानें हैं जो देश के काम आ सकती हैं उसमें किसी प्रकार के ग्राम पंचायतों को ऐसे अधिकार दे दो कि अड़ंगे लगे उसमें। अब देखिए, अगर कहीं खदान है या कहीं रोडें बनना है, एक नई चीज आ गई कि ग्राम सभा निर्णय लेगी कि यहाँ पर माइनिंग होना है कि नहीं होना है। ये ग्राम सभा की ये माइंस कैसे हो गई दोस्तों? हमारा एक सोवरेन, हमारे जो संविधान में है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, बाद में सोशलिस्ट और सेक्युलर उन्होंने और जोड़ दिया, क्योंकि जो आदमी कुछ करना नहीं चाहता है वो अपने ऊपर ज़्यादा ये ब्रांड्स लगवाता है कि हम सोशलिस्ट हैं, हम सेक्युलर हैं। इस तरीके की बात वही लोग करेंगे। तो ये लगा है बता सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में जुड़ा गया, लेकिन हम सॉवरेन राज्य है। जो यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत की सरकार है, भारत की सरकार मतलब सारे भारत के लोग मिलकर, क्योंकि हम संविधान लिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान हमने हम भारतीयों ने अपने आप को ये संविधान दिया है। और हमने सर्वोच्च शक्ति दे दी कि केंद्र पर सर्वोच्च शक्तियां होंगी, मतलब सब चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे अंतिम अधिकार जो है वो जनता का है। अब यदि किसी गांव के पास के जंगल में 2-3 किलोमीटर लंबी और 2-3 किलोमीटर चौड़ी कोई जगह है जिसपे अकूट संपत्ति देश की है खनिज के रूप में, जैसा कि अभी आप देखेंगे, देख रहे होंगे, मैंने एक और टॉक में ये बताया था कि एल्यूमिनियम इसकी खुदाई करना चाहते थे अनिल अग्रवाल, वेदांत ग्रुप है वो आया हुआ है हिंदुस्तान में, चले उसके पास विदेशों में बहुत बिजनेस है, वो यहाँ काम करने के लिए। ये मित्तल भी आया था, मित्तल भी यहाँ पे स्टील प्लांट खोलना चाहता था, उसने तो पूरा वाइंड अप कर दिया, क्योंकि जिस तरीके की शासन की नीतियाँ थी उसमें वो काम कर नहीं कर सकता है। दोस्तों ये थोड़ा सा याद दिला दूँ, एक थोड़ा सा टेक्निकल शब्द होता है लेकिन थोड़ा जानना ज़रूरी है। एक शब्द होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। किसी भी देश में काम करने में कितनी सुविधाएं हैं, उनमें हिंदुस्तान का नंबर लगभग सबसे पीछे है। 123 नंबर, कभी 126 हो जाते हैं, कभी 137 हो जाते हैं, फिर कभी 125 हो जाते हैं। यानी सबसे बेकार यहाँ पे बिजनेस करना सबसे कठिन काम है। अब आप देखिए, एक न्यामगिरी हिल्स है उड़ीसा में, वहाँ पे अथाह भंडार है बॉक्साइट का, इससे एल्यूमिनियम बनाया जा सकता है। और आप लोगों ने सुना होगा ये जो बहुत युवा नेता हैं कांग्रेस के, अब किसके नेता हैं, नेहरू गांधी परिवार के राहुल गांधी, ये उड़ीसा चक्कर काट के आए थे, ये भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा वो भी हैं। और आदिवासियों को बड़े अधिकार दिलाएंगे, और नहीं नहीं ऐसे कैसे यहाँ पे कोई माइनिंग का काम होगा, आप लोग के साथ बड़ी दुर्दशा है, देखो ये क्या क्या बहा रहे हैं, ये वेस्ट निकल रहा है एल्यूमिनियम कंपनी का है। उसने सारे काम किए थे अनिल अग्रवाल ने। और भी जो लोग अगर एक्सट्रैक्शन के लिए कोई सी धातु को निकालने का काम करते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं दोस्तों। ये दुष्प्रचार में मत आइए, वो पूरे पूरे जितनी सावधानियां और लगभग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो सावधानियां वो लेना चाहते हैं, सुविधा उनको मिले वो सब लेते हैं।
छोटे जो हैं वो मतलब बहुत रद्दी तरीके से काम करते हैं। कोई जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ लोग ये पिग आयरन वगैरह बनाते हैं। ये इन लोगों को काम करने का ढंग ठीक नहीं, लेकिन जो बड़े उद्योग आते हैं उनका काम करने का तरीका अच्छा रहता है। तो नियामगिरी हिल्स में उड़ीसा में जो बॉक्साइट निकाला जाना था, वहाँ के लोगों को भड़का करके, दोस्तों कितनी कितनी आबादी होती है, 500 1000 700 ये लोग हैं। ये इस देश का भाग्य निश्चित करेंगे, 120 करोड़ लोगों का भाग्य निश्चित करेंगे। 200 400 लोग ग्राम सभा में बैठ के कि नहीं यहाँ माइनिंग नहीं होगी, ये क्या उचित है दोस्तों? ये कानून पास किया गया, आदिवासियों को अधिकार दे, बड़ा सशक्तिकरण है ये गाँवों का। ये गाँवों का सशक्तिकरण नहीं दोस्तों, ये देश के विनाश का विनाशीकरण है। ये इस प्रकार का किया गया। और राहुल गांधी एक और चीज करना चाहता है। भट्टा परसोल आपने सुना होगा, वहां पहुंच गए। क्या आपको जमीन का उन्होंने बोला कि जो कलेक्टर रेट से डबल मिल रहा है, डबल नहीं 6 गुना होना चाहिए। अरे 6 गुना बहुत ठीक रहेगा। क्यों भाई, कलेक्टर रेट कोई ऐसे ही फिक्स हो जाता है क्या? और 2 गुना और 4 गुना, अभी ये कानून पास हो गया कि भूमि अधिग्रहण में 4 गुना तक दिया जाएगा। ये दोस्तों ये वैसे किसानों को बेवकूफ़ बनाने का ज़्यादा है इसमें। और इसमें जो कांग्रेसी पहले ये योजनाओं का जिनको पहले जानकारी हो जाती है, वो पहले वहाँ ज़मीनें एक्वायर कर लेंगे, साल 1.5 साल वेट करेंगे, इसके बाद में मुंह मांगी कीमत 4 गुना कलेक्टर रेट से, कलेक्टर रेट भी बढ़वा देंगे ये, और फिर 4 गुना पैसा। किसानों को इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक भूमि अधिग्रहण का एक अड़ंगा लगा दिया। और भी दोस्तों हैं, लेकिन मुख्य मैं जो बता रहा हूँ पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण है, ये चीज़ और भी हैं। लेकिन ये जो अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, ये भी एक बहुत बड़ा जहर है। कैसे? अब थोड़ा सा एक ध्यान से मैं थोड़ा कुछ आप लोगों को आंकड़े बताऊंगा। आंकड़े सुन के लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझें कि ये जो भूमि अधिग्रहण के नाम पे किसानों को, किसान बड़े खुशी, एक ऐड भी आता था, वो 4 गुना दिलाएंगी मैडम, जानबूझ करके उसमें मैडम दिखाई गई है। मैडम कहीं अधिग्रहण करने नहीं जाती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं की एक अनकॉन्शियसली कि ये सोनिया गांधी दिला रही है हमको पैसा, 4 गुना तक का मैडम दिलवाएंगी। वो दुगना बोलो बोलो, और वो बोलती नहीं 4 गुना मिलेगा। दोस्तों अभी कई जगह पर अधिग्रहण हो रहा है। मध्य प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम की जमीन में अधिग्रहण हुआ, वहां पे 2 गुना भी नहीं मिला है, कलेक्टर रेट से थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिला है। वो एक अलग चीज है जब उन्हें अपनी योजनाएं पास करना है, लेकिन स्टेट्स और जो नीचे की बॉडीज है, लोकल बॉडीज हैं, और रूरल जो रोड्स हैं, दोस्तों आप समय आने से ही समझ में आएगा। यदि इन कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं आता है लैंड एक्विजिशन में, तो समय आने में समझ में आएगा कि यदि 4 गुना रेट कलेक्टर से यदि ये किसानों को दिया जाता है, तो रूरल रोड्स का तो भविष्य खत्म। अब हम देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण के क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी हमारे जो भूमि की, कितनी भूमि की आवश्यकता है पहले हम देखते हैं दोस्तों। एक तो पहले ये आप समझ लें कि अपने देश में भूमि की क्या स्थिति है। लगभग 63% भूमि एग्रीकल्चर में है, 23-24% जो है वो फॉरेस्ट के है, और लगभग 14% जमीन जो बचती है वो या तो परमानेंटली वेस्टलैंड है, या कभी उसमें घास उग जाती है साल में कुछ महीनों में, तो वहाँ चारागाह, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं, घास प्लॉट, पास्चर लैंड्स, कई नाम इसके होते हैं। तो ये टोटल 14% भूमि है। 63% भूमि कृषि में है, 23% लगभग फॉरेस्ट में है। तो जितनी जमीन एक्वायर की जाना, उसकी निश्चित रूप से रोडें जो जहाँ जाएंगी वो जंगलों से भी निकलेंगी, खेतों से भी निकलेंगी, और वेस्टलैंड से भी निकलेंगी। तो जितनी जमीन है उसका 63% भूमि किसानों से ली जाना है। और जरूरत कितनी भूमि की है दोस्तों? इसमें जो टोटल देखिए, अभी जो रोड्स की जो लंबाई है, 70,000 किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे है, 1,63,000 किलोमीटर का हमारा स्टेट हाईवे है, 25 लाख किलोमीटर की रोडें जो है वो म्यूनिसिपल या जो लोकल बॉडीज, छोटे जो सरकारें होती हैं उसमें है। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार का, स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट का, और ये म्यूनिसिपल और ये लोकल बॉडीज है।
और 14,33,000 किलोमीटर लंबी रूरल रोड्स है। दोस्तों याद दिला दूं, इस नेहरू गांधी परिवार की सरकारों ने या और भी दूसरी जो कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने कभी भी रूरल रोड्स बनाने की ना तो कोशिश की और ना ऐसी बात कभी उठने दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है दोस्तों, ये एनडीए की देन है। और पता नहीं, यदि मैं ज़्यादा इस विषय में बोलूँगा तो आप समझेंगे मैं निष्पक्ष नहीं हूँ या एनडीए का पक्ष ले रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन कुछ केंद्र सरकार के जो अध्ययन, जो समूह स्टडी जो ग्रुप्स थे, उन्होंने इस चीज़ को माना है कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी गाँव में जो आई है, वो पूरी तरह रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़क के कारण आई है। वहाँ के लोगों का सामान जो है साइकिल से आकर के, रूरल रोड अगर अच्छी है, अब वो चल करके आए, उन्होंने जो सामान पास उपलब्ध है उसको ला करके, दूध वगैरह जैसी चीज़ें रोज की, ये ला करके दे देना। आसपास के कस्बों में अब आसानी से पहुंच सकते, पहले असंभव था, लगभग असंभव था। 5 लाख में से 1 लाख गांव भी जुड़े हुए नहीं थे। 4 लाख गांव में, और 4 लाख में से 3 लाख गांव तो ऐसे थे जो किसी भी प्रकार से, जो अपनी जो लाइफ लाइन है देश की, नेशनल या स्टेट हाईवेज या जो और मेजर रोड्स हैं, इनसे जो किसी तरीके से जुड़े हुए नहीं थे। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो एनडीए की देन है, उसके कारण संभव हुआ है। अब दोस्तों, जैसे कि हम बहुत महत्वाकांक्षी एक योजना बनाते हैं कि 70,000 यदि हमारी नेशनल हाईवे है तो 1 लाख किलोमीटर और बनाए, 1,63,000 की स्टेट हाईवे हम 2 लाख किलोमीटर और बनाए, 25 लाख किलोमीटर रोड हम और बनाए, जो छोटी बॉडीज के हाथ में 25 लाख किलोमीटर की रोडें बनाए, और 25 लाख किलोमीटर की हम रूरल रोड्स और बनाए। जो अभी 14 लाख है उनको हम 25 लाख किलोमीटर और बनाए पूरी। इन सब के लिए जितनी भूमि की जरूरत पड़ेगी वह है 67 लाख हेक्टेयर, और ये काम हम लोग लगभग 30 से 40 साल में कर पाएंगे। और 67 लाख हेक्टेयर जमीन है। इसी तरीके से जो उद्योगों के लिए जरूरत है, मैं किसी प्रकार का आपको अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, आप ही समझें कि आने वाले समय में यदि उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज, इसमें यदि हम 15 करोड़ लोगों को काम देना चाहते हैं, 15 करोड़ लोग मतलब 15 करोड़ परिवारों के जो मुखिया हैं, लगभग 60 करोड़ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ सकते हैं। ये क्यों और ये ज़रूरी भी है दोस्तों। अभी हमारी पॉपुलेशन 10 वर्ष में 100 करोड़ से करीब 121 करोड़ हो गई थी। 21% की ग्रोथ हुई, 20% की ग्रोथ हुई। अगले 10 साल में मान लीजिए सिर्फ 18% की ग्रोथ होती है, और उसके 10 साल के बाद में हम लोग परिवार नियोजन करें और 16% की ग्रोथ होती है, और उस बहुत अच्छे से परिवार नियोजन तो अगले 21वें से 30वें साल तक यदि सिर्फ 10% की ग्रोथ होती है तो 100 के 118, 118 का 16% और हुआ, वो हो जाएगा 136, 137, 16%, 118 का तो 136, 37, और फिर उसका 10% तो 14 करोड़, और 150 करोड़ 30 साल के बाद में यदि हमारी 150 करोड़ पॉपुलेशन रहती है, आज से 30 साल बाद नहीं दोस्तों, ये इस जनगणना के बाद तो 4 साल बीत चुके हैं, आज से 26 साल बाद यदि 150 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों, अब ये सब उल्टे सीधे आंकड़े हैं, उसको विश्वास मत करिए कि पहले 14 करोड़ परिवार खेती में लगे थे तो अब 12 करोड़ रह गए, बिल्कुल बेकार की बात है। कोई ना कोई इसमें से खेती कर रहा है, उसका एक ब्रांच जो है परिवार की वो शहर में आके बस गई होगी, जो तो उतनी ही होंगी, नाम कम हो गए, ज़्यादा हो गए, खाते कम ज़्यादा हो गए। मैं खेती करता हूँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि खेती किसी ने बंद नहीं की है, और लगभग पॉपुलेशन उतनी है या उससे ज़्यादा ही खेती में लग गई है। छोड़िए उसको, अभी खेती पर जो लोड है वो जो 120 से 150 करोड़ जो पॉपुलेशन होने वाली है, इस पॉपुलेशन की, ये आज से 22-24 साल बाद
ये जो 30 करोड़ लोग हैं बढ़ रहे हैं, इसमें से 35% शहर के हैं, 10 करोड़, 20 करोड़ पॉपुलेशन गांव में बढ़ेगी। और 20 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन का मतलब है कि लगभग 4 करोड़ नए परिवार आएंगे और वो उसी ज़मीन में से हिस्सा करेंगे, उसमें से ही कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। या तो हम खेती के तरीकों में सुधार करें। अभी केवल 25 से 30% भूमि है जो दो फसली है। हम और 25% भूमि ऐसी करें जिस पे दो फसलें होने लगे, कुछ दूसरी चीज़ों का उत्पादन होने लगे, फलों का उत्पादन होने लगे। ऐसे करके हम समझ लीजिए कि यदि 5 करोड़ परिवार जो हैं वो वहाँ पर शहर गांव में अगर बढ़ते हैं, 4-5 करोड़ परिवारों की संख्या यदि बढ़ जाती है, तो इनमें से 2 करोड़ वहाँ रुक सकते हैं, 3 करोड़ परिवार जो हैं वो शहरों में आएंगे। और जो न शहर है न गांव है, ऐसे जगह पर भी कुछ लोगों को काम की ज़रूरत पड़ेगी। अब कौन सा काम बचता है? सभी को तो कलेक्ट्रेट में चपरासी नहीं बनाया जा सकता, और ना सभी लोगों को मोटी मोटी तनख्वाहें दे करके पब्लिक सेक्टर की जगहों में लिया जा सकता है, और ना हमारा जो हैवी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज़ है या मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सामने दो प्रश्न हैं। जो प्रशिक्षण वगैरह है ये हम अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो हम भटक जाएंगे अपने मूल विषय से। अभी भूमि की ज़रूरत है कितनी? 67 लाख हेक्टेयर रोड के लिए, 7 लाख हेक्टेयर इंडस्ट्री के लिए, और माइनिंग के लिए केवल 2 लाख हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत है, 5 लाख एकड़। अब आप ये देखिए, 75 लाख हेक्टेयर ज़मीन इसमें जाना है, और हमारे पास जो ज़मीन है उसका ये केवल 2% होता है। यानी कि 100 में से 2 किसानों को बढ़ी हुई ज़मीन की कीमतों का फायदा मिलना है। अगर ये दुगना या चौगुने तक ऐसी सब बातें करते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा कि रूरल रोड्स जो 25 लाख किलोमीटर की बनना है, ये लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं दे सकते। यदि किसी गांव में मान लीजिए 4 किलोमीटर की रोड बनना है, तो सकरी रोड है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 मीटर चौड़ी लीजिए। अब 4 किलोमीटर की एक रोड बनना है, 10 मीटर चौड़ी है, कितना हो गया ये? 4,00,000 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, 40,000। मतलब कितने? 40,000। 4 किलोमीटर की लंबाई है 4,000 मीटर की, और 10 मीटर तो 40,000 स्क्वायर मीटर, मतलब लगभग 10 एकड़ ज़मीन। 10 एकड़ ज़मीन इसमें, आई एम सॉरी,